हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर के बारे में। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक काल की और देखेंगे कि आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश का स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, आर्किटेक्चर के फील्ड में क्या योगदान रहा है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला का किस प्रकार से विकास हुआ है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको यह देखना हो कि आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश का स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, तो आपको याद रखना है अवध के नवाबों के बारे में। राइट, अवध के जो नवाब हुए हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो आपको अवध के नवाबों के बारे में याद रखना है। क्लियर। देखिए, ये जो अवध के नवाब हुए हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत सारी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया है। खास करके इन्होंने लखनऊ में और फैजाबाद में बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया है। तो ये क्या है, ये सब स्थापत्य कला के ही उदाहरण है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर। बात करते हैं लखनऊ की और देखते हैं कि लखनऊ में कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें हैं जिनका निर्माण अवध के नवाबों के द्वारा करवाया गया। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आसफुद्दौला का इमामबाड़ा। क्लियर। आसफुद्दौला का इमामबाड़ा, इसी को बड़ा इमामबाड़ा भी बोला जाता है, इसी को आसफी इमामबाड़ा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो आसफुद्दौला हैं ये अवध के नवाब हुए हैं और इन्होंने ही इस इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे देखें, देखिए केसर बाग स्थित मकबरा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लाल बरादरी, रूमी दरवाजा, रेजिडेंसी, शाहजफ और हुसैनाबाद का इमामबाड़ा, इसको छोटा इमामबाड़ा भी बोला जाता है। ये जो हुसैनाबाद का इमामबाड़ा है इसको छोटा इमामबाड़ा भी बोला जाता है। आगे देखें, कुछ और इमारतें हैं जैसे कि छतर मंजिल, मोती महल, केसर बाग स्थित महल, राइट, दिलकुशा उद्यान, सिकंदर बाग। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं लखनऊ की, जो कि उदाहरण है आधुनिक उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला के आर्किटेक्चर एडवांसमेंट के। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे देखें, देखिए ये जो इमारतें हैं जिनका निर्माण उत्तर प्रदेश में आधुनिक काल में हुआ है, खास करके लखनऊ में, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। इनकी स्थापत्य कला से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि ये जो इमारतें हुआ करती थी, इनके दरवाजे पर होती थी मकराकृति। जो मछली है उसको उतारा जाता था दरवाजे पर फॉर द पर्पज ऑफ डेकोरेशन। क्लियर। तो दरवाजे पर हुआ करती थी मकराकृति। सुवर्ण छतरी वाले गुंबद हुआ करते थे इन इमारतों में। मेहरादार बड़े कमरे हुआ करते थे, तहखाने हुआ करते थे, भूल भुलैया हुआ करते थे और 12 दरिया हुआ करती थी। तो इन सभी के बारे में लोग बात करेंगे। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं लखनऊ आर्किटेक्चर की, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं आसफुद्दौला की और उनके द्वारा निर्माण किए गए इमामबाड़े की। क्लियर। तो देखिए, ये जो आसफुद्दौला है इनके बारे में आपको याद रखना है कि आसफुद्दौला जो हैं ये अवध के नवाब हुए हैं 1775 से लेकर 1797 के बीच में। क्लियर। तो इनके शासनकाल पर आपको ध्यान देना है। क्या है? 1775 से लेकर 1797। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1757 जा चुका है और 1764 भी जा चुका है। मतलब बैटल ऑफ प्लासी भी हो चुका है और बैटल ऑफ बक्सर भी हो चुका है। क्लियर। ये जो दो बैटल्स थे ये बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुए थे। क्लियर। तो ये दो बैटल्स हो चुके हैं। तो इनके बाद अवध के नवाब बनते हैं कौन? आसफुद्दौला। देखिए, जब ये दो बैटल्स हो रहे थे, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, तो उस समय अवध के नवाब कौन थे? उनका नाम है शुजाउद्दौला। क्लियर। तो उस समय अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और ये जो आसफुद्दौला हैं ये शुजाउद्दौला के ही पुत्र हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। क्लियर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आसफुद्दौला ने निर्माण करवाया है इमामबाड़े का, जिसको कहा जाता है आसफी इमामबाड़ा या फिर बड़ा इमामबाड़ा। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है कि बड़े इमामबाड़े का निर्माण किसने करवाया है? आसफुद्दौला ने करवाया है। कहां पर यह स्थित है? तो लखनऊ में ये स्थित है। तो आपको याद रखना है। देखिए, ये जो इमामबाड़ा है ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ वर्शिप है फॉर द मुस्लिम्स। और कौन से मुस्लिम्स? शिया मुस्लिम्स। राइट, शिया मुस्लिम्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ वर्शिप है,
जहां पर शिया मुस्लिम जो हैं वो हर साल मुहर्रम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं केसरबाग कॉम्प्लेक्स की। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया है अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने। तो याद रखना है आपको कि केसरबाग कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो है वाजिद अली शाह ने करवाया है। वाजिद अली शाह का जो शासनकाल है ये है 1847 से लेकर 1856 तक। राइट, 1856 के बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए 1856 में हुआ क्या था। 1856 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने अवध को हड़प लिया था। ठीक है, और ये जो वाजिद अली शाह है इनको लखनऊ से भेज दिया गया था कलकत्ता। ठीक है, तो 1856 में अवध पर अधिकार हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो जो वाजिद अली शाह हैं ये अवध के अंतिम नवाब हैं, लास्ट नवाब ऑफ अवध। क्लियर? कौन? वाजिद अली शाह। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वाजिद अली शाह ने निर्माण करवाया है केसरबाग कॉम्प्लेक्स का। याद रहेगा आपको। आगे बात करें, बात करते हैं लाल बारादरी की। क्लियर? किसकी? लाल बारादरी की। देखिए बारादरी का क्या मतलब है? 12 का मतलब है 12, 12, और दरी का मतलब है डोर। ठीक है, तो वो बिल्डिंग जिसमें 12 दरवाजे हों, तो ये है लाल बारादरी। देखिए लाल बारादरी का निर्माण करवाया है नवाब सादत अली खान ने। किन्होंने? नवाब सादत अली खान ने। इनका जो टाइम पीरियड है 1798 से लेकर 1814 के बीच में ये अवध के नवाब रहे हैं। राइट, देखिए एक और अवध के नवाब हुए हैं जिनका नाम भी सादत अली खान ही है, लेकिन वो जो हैं वो 1722 के आसपास हुए हैं। और वो जो सादत अली खान हैं वो बेसिकली फाउंडर है अवध के। क्लियर? कौन है? उन्होंने स्थापना की है अवध की। क्लियर? तो एक तो वो सादत अली खान है 1722 के आसपास, और एक है ये नवाब सादत अली खान 1798 के आसपास। तो इन्होंने निर्माण करवाया है लाल बारादरी का। देखिए ये जो लाल बारादरी है ये 76 मंजिल कॉम्प्लेक्स में स्थित है। क्लियर? याद रखना है आपको। और इसके बारे में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको 1990 के आसपास राज्य ललित कला एकेडमी के अधीन कर दिया गया। स्टेट ललित कला एकेडमी के अधीन इसको कर दिया गया। क्लियर? अब आपको एक चीज़ मुझे बतानी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, स्टेट ललित कला एकेडमी की। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। क्लियर? चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था भातखंडे संगीत संस्थान के बारे में। क्लियर? भातखंडे संगीत संस्थान के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसकी स्थापना हुई थी 1926 में। याद है आपको? उसकी स्थापना हुई थी 1926 में, और उस समय उसका नाम हुआ करता था मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। क्लियर? और मैंने वहीं पर आपको बताया था कि एक छोटी सी ट्रिक से आपको याद रखना है, इस 26 को आपको उलट कर देना है। 26 को उलट कर दोगे तो क्या बनेगा? 1962 बनेगा। क्लियर? और उसी क्रम में हम लोगों ने याद किया था कि राज्य ललित कला एकेडमी की स्थापना जो है 1962 में हुई थी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो आपने इससे पहले वाला डिस्कशन नहीं देखे हैं तो आपको देख लेना जाकर। जितने भी सांस्कृतिक संस्थान हैं, 5-6 जितने भी इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक संस्थान हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको देख लेना है। देखिए ये सारा का सारा कहाँ पर स्थित है? ये सारा का सारा स्थित है लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में। क्लियर? तो आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लाल बारादरी से संबंधित, इनके बारे में आपको याद रखना है। आगे चलें, बात करते हैं रूमी दरवाजे की। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण जो है नवाब आसफुद्दौला ने ही करवाया था 1784 में। देखिए ये वही नवाब आसफुद्दौला है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की, जिन्होंने निर्माण करवाया किसका? बड़े इमाम बाड़े का, आसफी इमाम बाड़े का। राइट, और ये जो हैं ये शुजाउद्दौला के बेटे हैं। शुजाउद्दौला के बाद में ये अवध के नवाब बनते हैं आसफुद्दौला। क्लियर? तो इन्होंने ही निर्माण करवाया है रूमी दरवाजे का। याद रखना है आपको। देखिए ये जो रूमी दरवाजा है ये अवधी आर्किटेक्चर का या फिर कहें लखनऊ आर्किटेक्चर का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, आपको याद रखना है। देखिए ये जो रूमी दरवाजा है ये बड़े इमाम बाड़े और छोटे इमाम बाड़े के बीच में स्थित है। क्लियर? तो इसके एक तरफ है आपका बड़ा इमाम बाड़ा जिसका निर्माण आसफुद्दौला ने करवाया है, और दूसरी तरफ है छोटा इमाम बाड़ा। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। और इन दोनों के बीच में है रूमी दरवाजा जिसका निर्माण भी आसफुद्दौला ने ही करवाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसके बारे में आपको याद रखने हैं। आगे चलें, बात करते हैं छोटे इमाम बाड़े के बारे में। देखिए ये है छोटा इमाम बाड़ा। इसका निर्माण जो है
मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। क्लियर, मोहम्मद अली शाह जो हैं ये अवध के नवाब हुए हैं 1838 के आसपास। क्लियर, वाजिद अली शाह से पहले की बात है ये, मोहम्मद अली शाह की। मोहम्मद अली शाह जो हैं अवध के नवाब हुए हैं 1838 के आसपास। क्लियर, याद रखना है आपको। देखिए ये जो छोटा इमाम बाड़ा है इसी को हुसैनाबाद का इमाम बाड़ा भी कहा जाता है, इसी को हुसैनाबाद मुबारक भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये भी क्या है, इसका प्रयोग भी जो सिया मुस्लिम्स हैं वो मुहर्रम को सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। आगे बात करें, आगे बात करते हैं छतर मंजिल की। देखिए ये है छतर मंजिल, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये क्या है, बेसिकली ये महल हुआ करता था अवध के नवाबों का। यहाँ पर जो अवध के नवाब हैं और उनकी जो रानियां हैं, उनका जो परिवार है वो यहाँ पर रहा करता था, उनके ये प्लेसेस हुआ करते थे। क्लियर, तो याद रखना है आपको। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में, देखिए आपने ये मूवी देखी होगी जोली LLB 2, तो जोली LLB 2 की जो शूटिंग है वो यही पर हुई है छतर मंजिल में। क्लियर, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। चलिए आगे चलें। अब हम लोग बात करते हैं लखनऊ आर्किटेक्चर की डिस्टिंक्टिव फीचर्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। तो बात करते हैं लखनऊ आर्किटेक्चर के जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं उनकी। तो देखिए जो गेट्स हुआ करते थे, दरवाजे हुआ करते थे, उन पर मकराकृति जो मछलियां हैं उनकी इमेजेस बनवाना फॉर द पर्पज ऑफ डेकोरेशन, तो ये लखनऊ आर्किटेक्चर का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए ये जो बिल्डिंग्स बना करती थी इस समय, उनके ऊपर छतरी बनवाना, अम्ब्रेला बनवाना। क्लियर, तो वो क्या है, वो भी लखनऊ आर्किटेक्चर का एक फीचर है, जैसे कि हमें छतर मंजिल में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए यह है छतर मंजिल, यहाँ पर आपको देखना है ऊपर, ये सबसे ऊपर जो है एक छतरी जैसा कुछ है, एक अम्ब्रेला जैसा कुछ है, तो ये जो है ये लखनऊ आर्किटेक्चर का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, याद रहेगा आपको। आगे बात करते हैं, देखिए बारादरी, बारादरी का मतलब क्या है कि 12 दरवाजे वाली बिल्डिंग्स। क्लियर, द 12 डोरवे पवेलियंस, तो ये क्या है, बेसिकली ये भी आपका डिस्टिंक्टिव फीचर है लखनऊ आर्किटेक्चर का, लखनऊ स्थापत्य कला का, याद रहेगा आपको। रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा क्या है, रूमी दरवाजा जो है सिग्नेचर स्ट्रक्चर ऑफ लखनऊ। क्लियर, तो ये भी है। आगे देखें, देखिए एनक्लोज बाग्स, जो अवध के नवाब हुआ करते थे वो बागों का निर्माण करवाया करते थे, जैसे कि सिकंदर बाग। क्लियर, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी, इन बिल्डिंग्स में जो अवध के नवाब हैं वो बागों का निर्माण भी करवाया करते थे, तो ये भी इसका एक फीचर है लखनऊ आर्किटेक्चर का। देखिए आगे बात करें, वोल्टेड होल्स, वोल्टेड होल जैसे कि हमें आसफी इमाम बाड़े में देखने को मिलता है, बड़े इमाम बाड़े में देखने को मिलता है, तो ये भी इसका एक फीचर है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये है आसफी इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए ये अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसका होल अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखता है, तो ये है आपका वोल्टेड होल। इसकी डिजाइनिंग आपको देखनी है, ये वाले जो डिजाइनिंग होती है इस प्रकार की, इसको बोलते हैं वोल्टेड। तो ये वोल्टेड होल जो है ये लखनऊ आर्किटेक्चर का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, याद रहेगा आपको। ये जो डिजाइनिंग है ये एक वोल्ट के जैसी डिजाइनिंग है, इसी कारण से इसको बोलते हैं वोल्टेड। क्लियर, वोल्टेड होल है, तो ये क्या है, ये भी एक डिस्टिंक्टिव फीचर है लखनऊ आर्किटेक्चर का। आगे बात करें, देखिए जो भूल भुलैया हैं, भूल भुलैया का निर्माण करवाया जाना भी इसका एक फीचर है, तहखानों का निर्माण करवाया जाना भी इसका एक फीचर है। और ये जो बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जो लखोरी ब्रिक्स हैं, लखोरी ईंटें हैं, उनका प्रयोग में लाना, ये भी इसका एक फीचर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। हम लोगों ने बात की है डिस्टिंक्टिव फीचर्स की, किसकी, लखनऊ आर्किटेक्चर की, तो आपको याद रखना है। आगे चलें, चलिए अब हम लोग करते हैं रिवीजन। देखिए पिछले 3-4 डिस्कशन में हम लोगों ने बात की है उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला के बारे में। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हम लोगों ने डिस्कस किया है उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला के बारे में, उत्तर प्रदेश की आर्किटेक्चर के बारे में। तो उसी से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसका अब हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, आपको रिकॉल करने की कोशिश करना है। क्लियर, तो देखिए उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना हुई थी 1957 में, याद है आपको, हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में। आगे देखें, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्लियर, उत्तर प्रदेश के कल्चरल डिवीजन के बारे में हम लोगों ने बात की थी,
उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाजन के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। याद है आपको? देखिए हम लोगों ने बात की थी ब्रज क्षेत्र की, अवध क्षेत्र की, रोहिलखंड क्षेत्र की, राइट, पूर्वांचल क्षेत्र की, बुंदेलखंड क्षेत्र की। क्लियर? तो वो आपको याद रखना है। ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, रोहिलखंड क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र, इसी को बोला जाता है, भोजपुरी क्षेत्र को ही पूर्वांचल क्षेत्र भी याद रखना है आपको। आगे देखें, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मतलब कौन से काल से प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था मौर्य काल से, यहीं से हम लोगों ने अपने प्राचीन काल की शुरुआत भी की थी, और ये मैंने आपको समझाया भी था कि यहीं से हम लोगों ने प्राचीन काल की शुरुआत क्यों की थी। क्लियर? उदाहरण के तौर पे जैसे कि सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर और भी बहुत सारे स्थान है, वैशाली है, राइट, संकीसा है, रामपुरवा है। तो ये बहुत सारे स्थान हैं जहां से हमें मौर्यकालीन स्थापत्य कला के उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण कौन से हैं? स्तंभों का निर्माण करवाया गया है मौर्यकालीन शासकों के द्वारा, स्तूपों का निर्माण करवाया गया है, महलों का निर्माण करवाया गया है। तो ये सब क्या है? ये स्थापत्य कला के ही उदाहरण है। आगे बात करें, आपको बताना है कि मंदिर निर्माण कला का विकास कब हुआ, राइट, कब हुआ है मंदिर निर्माण कला का विकास। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की है गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में। आगे आपको बताना है कि गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, खासकर कि उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने बात की थी, जैसे कि हम लोगों ने बात की दशावतार मंदिर की, राइट, दशावतार मंदिर कहां पर स्थित है? झांसी में। और हम लोगों ने बात की थी भीतरी मंदिर की, कहां पर स्थित है? गाजीपुर में। और कानपुर में एक और मंदिर स्थित था जिसका नाम है भीतरगांव मंदिर। तो इन मंदिरों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। झांसी के देवगढ़ में स्थित है दशावतार का मंदिर, विष्णु भगवान को डिवोटेड ये मंदिर है। कानपुर में है भीतरगांव का मंदिर, और गाजीपुर में है भीतरी मंदिर। क्लियर? तो इनका निर्माण कब हुआ है? इनका निर्माण हुआ है उत्तर प्रदेश में गुप्त काल में, याद रखना है आपको। आगे बात करें, देखिए आपको बताना है कि मध्यकाल में स्थापत्य कला की कौन सी दो प्रमुख शैलियां हुआ करती थी। क्लियर? तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग मध्यकाल की बात करें और ये देखें कि उत्तर प्रदेश का स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको जौनपुर की सरकी डायनेस्टी के बारे में याद रखना है, आपको जौनपुर के सरकी वंश के बारे में याद रखना है। तो एक तो सरकी वंश है और दूसरी है मुगल शैली। तो दो शैली है, सरकी शैली और मुगल शैली। क्लियर? आगे चलें, आपको बताना है कि सरकी शैली का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। क्लियर? स्थापत्य कला की हम लोग बात कर रहे हैं। सरकी शैली का स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो देखिए क्या है? अटाला मस्जिद है, जिसका निर्माण किसने करवाया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर में कौन से सरकी शासक ने करवाया था? तो उस सरकी शासक का नाम आपको मुझे कमेंट करके बताना है नीचे। आगे बात करें, देखिए मुगल शैली का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? तो इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, यह है ताजमहल। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। आगे चलें, आगे देखें, देखिए आधुनिक काल की स्थापत्य कला की प्रमुख शैली कौन सी है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, कौन सी है? लखनऊ शैली है। क्लियर? जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले इसी डिस्कशन में हम लोगों ने बात की है। और लास्ट में आपको बताना है कि लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना क्या है। क्लियर? इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की है और कई बार बात की है इसी डिस्कशन में। तो वो क्या है? देखिए वो है बड़ा इमामबाड़ा, आसफी इमामबाड़ा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण आसफुद्दौला ने करवाया था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। क्लियर? तो देखिए इस कोर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर के बारे में, उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया स्थापत्य कला के बारे में, उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला के बारे में। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे स्थापत्य कला से संबंधित, वो सारे के सारे हम लोगों ने इन 3 से 4 डिस्कशन में कवर कर लिए हैं। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही। इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं चित्रकला की, पेंटिंग की और मूर्तिकला की। तो इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।